गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पीएटी 2020 का बायो का पेपर डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी का जो सबसे पहला क्वेश्चन था, मीजोफिटिक परिस्थितियों में प्याज में रंध्र दिन और रात पूर्णतः खुला रह सकता है। रंध्र के प्रकार का नाम बताओ। फर्स्ट ऑप्शन अल्फ़ा अल्फ़ा प्रकार का, सेकंड ऑप्शन प्याज प्रकार का, थर्ड ऑप्शन आलू प्रकार का और फोर्थ ऑप्शन है जौ प्रकार का। ठीक है, तो मीजोफिटिक परिस्थितियों में प्याज में रंध्र दिन और रात पूर्णतः खुले रह सकते हैं। उसका कहने का मतलब है कि प्याज में दिन और रात्रि के समय स्टोमेटा पूरी तरीके से खुले रह सकते हैं। तो इस प्रकार के रंध्र को हम किस नाम से जानते हैं या स्टोमेटा को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? पोटैटो इज करेक्ट होगा। जो पोटैटो टाइप का स्टोमेटा होता है उसे हम किस नाम से जानते, वो क्या है, दिन और रात्रि दोनों में के टाइम पे खुला रह सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पोटैटो टाइप इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देयर इज नो ट्रांसपायरेशन इन, में किस में वाष्पोत्सर्जन नहीं पाया जाता? फर्स्ट ऑप्शन माउंटेन प्लांट, सेकंड ऑप्शन रेगिस्तानी पौधे, थर्ड ऑप्शन जलमग्न पौधे और फोर्थ ऑप्शन है प्लावी पौधे। देखो, सबसे पहले क्या बोला है? पर्वतीय पौधे। तो याद रखना कि पर्वतीय पौधे में ट्रांसपायरेशन की रेट ट्रांसपायरेशन होता है। तो सबसे पहले ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है? मतलब बाष्पोत्सर्जन। पौधे मतलब पानी को बाष्प के रूप में त्यागते हैं। ठीक है, तो पौधे का बाष्प के रूप में त्यागना क्या कहलाता है? ट्रांसपायरेशन कहलाता है। और ट्रांसपायरेशन सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। ठीक है, कुछ तने के द्वारा होता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका? देखो, पत्तियों के द्वारा जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं फॉलियर ट्रांसपायरेशन। ठीक है, फिर बात करते हैं तने के द्वारा जो ट्रांसपायरेशन होता है उसे बोलते हैं कोराइन ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो इसमें जो पूछा है ऐसे कौन से पौधे हैं जिनमें ट्रांसपिरेशन नहीं पाया जाता? तो जल में जो डूबे हुए पौधे होते हैं, जलमग्न पौधे होते हैं, उनमें ट्रांसपिरेशन नहीं होता है। बाकी की पर्वतीय पौधे में ट्रांसपिरेशन पाया जाता है, रेगिस्तानी पौधे में भी ट्रांसपिरेशन पाया जाता है। बाकी की जो फ्लोटिंग लिखा है फ्लोटिंग प्लांट जो जल की सतह पर तैरते रहते हैं, जैसे कि कमल का पौधा, कमल की पौधे की पत्ती की जो ऊपरी सरफेस है उससे ट्रांसपरेशन होता है, जबकि निचली सरफेस से ट्रांसपरेशन नहीं होता है। क्लियर? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? जलमग्न पौधे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। मटर के पौधे में ग्रीष्म निष्क्रियता एस्टिवेशन का टाइप है। द टाइप ऑफ एस्टिवेशन इन पी प्लांट इज, फर्स्ट ऑप्शन इम्ब्रिकेटेड, सेकंड ऑप्शन बैक्जिलरी, थर्ड ऑप्शन बेलवेट और फोर्थ ऑप्शन है ट्विस्टेड। तो याद रखना, इसमें कहा गया है कि जो मटर के पौधा होता है, मतलब जो पुष्प का टाइप होता है, जो फ्लावर होता है, फ्लावर के टाइप में पूछा गया है कि फ्लावर का टाइप किस प्रकार का होगा। तो ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चन में कि जो एस्टिवेशन होता है, ठीक है, वो चार प्रकार का होता है। पहला ऑप्शन क्या दिया है इसमें? इम्ब्रिकेटेड, मतलब कोर छादी। इसमें क्या करते हैं, जो कैलेक्स और कोरला होते हैं, जो कोरला होते हैं उसमें आपस में एक दूसरे के किनारे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ध्यान रखना, जैसे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसकी, देखो जरा, जैसे कोर छादी में इस टाइप में रहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? आपस में किनारे एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, एम्ब्रिकेटेड में मतलब कोर स्पर्शी में आपस में किनारा स्पर्श करता है। कोर छादी में क्या होगा? एक का किनारा दबा हुआ इस टाइप में, दूसरा उठा हुआ, मतलब इस टाइप में कंडीशन मिलेगी। लेकिन जो बैक्जिलरी कंडीशन होती है, बैक्जिलरी में क्या होगा? एक कोरला अंदर होगा, बाकी के दो बाहर से होंगे इस टाइप में। ठीक है, एक इस टाइप में होता है। तो ये किसका मिलेगा? ये कंडीशन किसकी मिलती है तुम्हारी? ये मिलती है मटर। किसमें? बैक्जिलरी कंडीशन पेप्लोनेसी पौधे में पाया जाएगा। ध्यान रखना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी बॉम्बे इज करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? इज ए मेजर मेथड ऑफ ब्रीडिंग क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज स्पेशली इन द एस इकोनॉमिकली लेस इम्पोर्टेंट स्पीसीज। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कम महत्वपूर्ण प्रजातियों में क्रॉस परागित प्रजातियों का प्रजनन करने का एक प्रमुख तरीका क्या है? फर्स्ट ऑप्शन संकर किस्मों का विकास करना, सेकंड ऑप्शन संश्लेषात्मक किस्मों का विकास करना, थर्ड ऑप्शन वंशावली प्रजनन कराना
और फोर्थ ऑप्शन है बड़े पैमाने पर चयन करना। तो ध्यान रखना कि जब स्पेसिफिक कंडीशन में जब हम नई नई स्पीसीज का निर्माण करते हैं तो उनका निर्माण हम किस बड़े स्तर पर हमें डेवलप करना है। तो बड़े स्तर पर डेवलप हम तब कर सकते हैं जब हम इनको सिलेक्ट करें, मतलब उनका चयन करें, जिसे हम बोलते हैं मास सिलेक्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा? मास सिलेक्शन इज करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा हम। क्वेश्चन, दूध के दही में परिवर्तन में किस तरह का किण्वन होता है? व्हाट काइंड ऑफ फर्मेंटेशन अकर्स इन द कन्वर्जेशन ऑफ मिल्क कर्ड? फर्स्ट ऑप्शन एसिटिक अम्ल किण्वन, सेकंड ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किण्वन, थर्ड ऑप्शन एल्कोहलिक किण्वन और फोर्थ ऑप्शन लैक्टिक एसिड किण्वन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं तो इस टाइप का जो फर्मेंटेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। याद रखना, जो फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, फर्मेंटेशन में क्या होगा, ग्लूकोज से क्या कन्वर्ट होता है? एल्थिल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। क्या होगा? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में, किसमें? जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? C2H5OH में कन्वर्ट हो जाता है। C2H5OH में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो और याद रखना, जैसे मैं बात करता हूँ, हमारे पास एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल का हम जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो किस में क्या होगा? ध्यान रखना, विनेगार कन्वर्जेशन हो जाएगा, जिसे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, जिसमें लैक्टिक एसिड बनती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? दूध के दही में परिवर्तन किस तरह का किण्वन होता है? तो वो कैसा होगा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी दिल्ली इज करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। मॉरी कल्चर किसको संदर्भित करता है? मॉरी कल्चर रिफर्स टू, फर्स्ट ऑप्शन बॉम्बिक्स मोराई की खेती, सेकंड ऑप्शन शहतूत के पौधों की खेती, थर्ड ऑप्शन समुद्री प्रजातियों की खेती और फोर्थ ऑप्शन टिश्यू कल्चर मेथड। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? मॉरी कल्चर। याद रखना, जो मॉरी कल्चर होता है, मॉरी कल्चर क्या होगा? जो मॉरी कल्चर है, क्या होता है मॉरी कल्चर? जो शहतूत के पौधे की खेती होती है उसी के अध्ययन को कहते हैं हम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मलबेरी। और याद रखना, ये मलबेरी कल्चर है, शहतूत जिसे बॉम्बिक्स मोराई होगी, बॉम्बिक्स मोराई की जो स्पीसीज होती है वो शहतूत के पौधे पर रहती है और वही इसी से अपना भोजन प्राप्त करती है। क्लियर? ठीक है, और इससे रेशम प्राप्त की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस कीट की मादा अपरहासित होती है, वे फाइकस जैसे पेड़ों के रस का भोजन करती हैं। यह आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट है। कीट को पहचानो। द फीमेल ऑफ दिस इंसेक्ट आर हाईली डिजनरेटेड, दे फीड ऑन द शेप ऑफ ट्रीज लाइक फाइकस, इट इज एन इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट, आइडेंटिफाई द इंसेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है बॉम्बिक्स, सेकंड ऑप्शन है एपिस इंडिका, थर्ड ऑप्शन है राइनो टर्मिटिडेट टर्मिटिडी और फोर्थ ऑप्शन लेसिफर लक्का। मतलब उसमें कहा गया है कि एक ऐसा इंसेक्ट है जिसकी फीमेल कैसी होती है? डीजनरेट होती है, मतलब कम विकसित होती है। ठीक है, और जो फाइकस के पौधे से, मतलब पीपल के पौधे से अपना भोजन को ग्रहण करती है। तो उस कीट को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, लाख कीट होता है जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? लाख प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? लाख। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी दिल्ली इज करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। आइडेंटिफाई द आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई टू विच प्लांट द गिवन फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला बिलोंग टू। ठीक है, पहचान ये दिया गया पुष्प आरेख और पुष्प सूत्र किस पौधे को प्रदर्शित करता है? तो याद रखना, ये एबिना सटाइवा होता है। ठीक है, एबिना सटाइवा किसे कहते हैं? ओट को कहते हैं। ठीक है, और इस ओट को डायग्राम को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इसका फ्लोरल डायग्राम क्या है? ये फ्लोरल डायग्राम सामने बना हुआ है। ध्यान रखना, इस बाहरी भाग को हम क्या बोलते हैं? कैलेक्स। इसके अंदर वाले को कोरोला। ठीक है, और अंदर क्या भरे हुए हैं? ये तुम्हारे इसके मेल और फीमेल अलग अलग भाग होते हैं, ध्यान रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? एविना सटाइवा।
क्या आंसर होगा? ए बी ना करेक्ट आएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, पार्श्व जड़ें किसमें पाई जाती हैं? द लेटरल रूट आर डेवलप फ्रॉम, उसमें पूछा गया पार्श्व जड़ें निम्न में से किससे विकसित होती हैं? एंडोडर्मिस ऑफ द रूट, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन एपिडर्मिस ऑफ द कॉर्टेक्स, और थर्ड ऑप्शन कॉर्टेक्स ऑफ द रूट, और फोर्थ ऑप्शन है पेरीसाइकिल ऑफ द कॉर्टेक्स। तो याद रखना, जो लेटरल रूट होती हैं जिससे मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होती जो लेटरल रूट होती हैं, पार्श्व जड़ें होती हैं जो साइड में निकली होती हैं, उन जड़ों की जो उत्पत्ति होती है किससे होती है? पेरीसाइकिल से होती है। किससे होती है? पेरीसाइकिल से होती है, ध्यान रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? पेरीसाइकिल इज करेक्ट होगा। बटुक्स के पेरीसाइकिल से, ठीक ठीक है, डी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, निम्न में से कौन सी एक राशि सदिश राशि नहीं है? सॉरी, मतलब किसका क्वेश्चन आ गया है? एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी? फर्स्ट ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट, सेकंड ऑप्शन वेट, थर्ड ऑप्शन एंगल, फोर्थ ऑप्शन इलेक्ट्रिक करंट। तो याद रखना, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, सबसे पहले सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। हम कह सकते हैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए। जैसे मान के चलो, कोई भी जो करंट होगी, ध्यान रखना करंट क्या होती है? जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? विद्युत धारा में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, बट वो गणित के सिंपल नियम, अंकगणितीय नियमों का पालन नहीं, बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करती है। इसीलिए जो करंट होती है, करंट कैसी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। बाकी की सब डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। भार भी कैसी है? ठीक है, एंगल भी कैसी है? सदिश है। बाकी की सभी सदिश हैं, ये मतलब सदिश राशि नहीं होती है। विद्युत धारा इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, बैक्स स्टीरॉयड और कुछ विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई और के नीचे दी गई सूची में जैव अणुओं में से एक से बने होते हैं, इसे पहचानो। बैक्स स्टीरॉयड एंड सम विटामिन लाइक विटामिन ए, डी, ई एंड के आर मेड अप ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स लिस्टेड बिलो, आइडेंटिफाई इट। फर्स्ट ऑप्शन न्यूक्लिक एसिड, सेकंड ऑप्शन पॉलीसेकेराइड, थर्ड ऑप्शन मोनोसेकेराइड्स, और फोर्थ ऑप्शन है लिपिड। तो उसका कहने का मतलब है कि बैक्स स्टीरॉयड और कुछ विटामिन जैसे ए, डी, ई के जो एक जैव अणुओं से बने होते हैं, इसे पहचानना है। ध्यान रखना, जितने भी ए, डी, ई के, एडेक एडेक जो विटामिन होता है वो फैट सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल क्यों होती है? क्योंकि वो फैट से बने होते हैं, इसीलिए। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? डी, दिल्ली इज करेक्ट होगा। लिपिड होती है, वो लिपिड क्या होती है? फैट से बनी होती है। बाकी की बी और सी, बी एंड सी जो विटामिन होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। बी एंड सी कैसे होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। और पॉलीसेकेराइड कौन से होते हैं? ये तो पता ही होगा, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, और कौन सा होगा? इनोलिन होता है। ठीक है, मोनोसेकेराइड कौन सा होगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज होगा। और कौन सा होता है? गैलेक्टोज होता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? डी, दिल्ली इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चित्र में दिखाई गई विशेषताएं होती हैं। सॉरी, इसका चित्र दिया नहीं गया है। तो इसका जो क्वेश्चन है क्या है? पैराइटल बीजांडन्यास होता है, यूनिलोक्युलर ओवरी विथ पैराइटल प्लेसेंटेशन कंडीशन दी होगी इसका डायग्राम में। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टसर, मूंगा, एरी और मलबेरी निम्न की विभिन्न प्रजातियों के सामान्य नाम है। टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, एरी सिल्क और मलबेरी सिल्क आर द कॉमन नेम ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन हनी बी का होता नहीं है। सेकंड ऑप्शन पेड़ों की कीट भी नहीं होते हैं। लाख इंसेक्ट का नाम नहीं होता है, क्योंकि लाख का क्या नाम होता है? लसीबर लक्का। तो ध्यान रखना, जो सिल्क वर्म होता है इसी के नाम होते हैं। टसर सिल्क हुआ, एरी सिल्क हुआ, है ना, तो किसके नाम होते हैं? रेशम कीट के नाम होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, दिल्ली इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, डैश और को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन केंद्रक क्लोरोप्लास्ट, सेकंड ऑप्शन राइबोसोम और क्लोरोप्लास्ट, थर्ड ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक, फोर्थ ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। मतलब इसमें पूछा गया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स किस किस को कहा जाता है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब ये होता है कि अपने खुद कार्य को कंट्रोल करे, ठीक है, अपने कार्यों को खुद नियंत्रित करता हो
उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। याद रखना, ये वाले कार्य सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक के अंदर होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस या अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। निम्न में से किस एक कुल से यह पुष्प आरेख, इसमें भी मतलब डायग्राम नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। रॉयल जेली हनी एंड बी वैक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब क्वेश्चन पूछा गया है, रॉयल जेली शहद और मधुमक्खी मोम निम्न के द्वारा उत्पन्न होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कॉलोनी के सभी सदस्य करते हैं। सेकंड ऑप्शन ड्रोन के द्वारा, मधुमक्खी द्वारा। थर्ड ऑप्शन मजदूर द्वारा। फोर्थ ऑप्शन है रानी के द्वारा। तो याद रखना, वैक्स, रॉयल जेली, शहद कौन उत्पन्न करता है, वर्कर्स होते हैं, वो बनाते हैं। कौन होते हैं, वर्कर्स या मजदूर। सबसे पहली बात, जो हनी बी होती है उसमें रानी होती है, इसमें वर्कर्स होते हैं, इसमें ड्रोन होते हैं। ठीक है, तो ड्रोन होता है वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड मेल को बोलते हैं। ठीक है, रानी कैसी होती है, डिप्लॉइड फीमेल होती है। और कैसी होती है, फर्टाइल होती है। बाकी की तुम्हारे वर्कर्स कहते होते हैं सभी स्टेराइल होती हैं। ठीक है, और रानी कब बनती है, रानी बनती है जो वर्कर्स होते हैं उन सभी में क्या है, स्टार्टिंग में रॉयल जेली खिलाई जाती है। ठीक है, एक छत्ते में एक ही रानी होती है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टिड्डों के मुखांक किस प्रकार के होते हैं, व्हाट टाइप माउथ पार्ट ऑफ ग्रास हुपर हैव। फर्स्ट ऑप्शन साइफोनिंग टाइप, सेकंड ऑप्शन बिटिंग एंड चेविंग टाइप, थर्ड ऑप्शन चूसक सकिंग प्रकार के, फोर्थ ऑप्शन है स्पॉन्जिंग टाइप। तो देखो जरा, जो माउथ पार्ट होते हैं टिड्डे के कैसे होते हैं, बिटिंग एंड चेविंग टाइप के होते हैं, मतलब कुतरने वाले और चबाने वाले। जबकि साइफोनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नली लगा करके पीना। ठीक है, सकिंग का मतलब होता है चूसना, मतलब चूसना, जैसे जुएं, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे जौंक, जौंक क्या करती है, खून को चूसती है, चूसने का कार्य करती है। और स्पॉन्जन, स्पॉन्जन का मतलब होता है चाटना। ठीक है, तो याद रखना, स्पॉन्जन का मतलब क्या होगा, चाटना। चूसक का मतलब शक करना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, बी बॉम्बे इज करेक्ट होगा। बिटिंग एंड चेविंग टाइप की होती हैं वो टिड्डे के माउथ पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में कई प्रकार के रोम होते हैं। रूट और तने पर उपस्थित रोम अपने कार्यों में भिन्न होते हैं। ट्राइको में ट्राइकोम्स किस किस में हेल्प करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सेकंड ऑप्शन जल की हानि को रोकना, थर्ड ऑप्शन बाष्पोत्सर्जन कराना, फोर्थ ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण कराना। तो याद रखना, जो ट्राइकोम्स होते हैं वो ट्राइकोम्स का कार्य क्या होगा, जो जल की हानि होती है पत्तियों से या तनों से उसको रोकने का कार्य करते हैं। ट्राइकोम क्या होते हैं, कांटे नुमा संरचनाएं होती हैं छोटी छोटी। ठीक है, जो तने पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ट्राइकोम्स होते हैं वो तने में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो मल्टी सेलुलर होती हैं। ठीक है, बाकी की रूट एयर्स कैसी होती हैं, यूनिसेलुलर होती हैं। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या कार्य है इसका, जल की हानि को रोकने का कार्य है, तो बॉम्बे इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, केंचुए में सीटी का क्या कार्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन लोकोमोटरी ऑर्गन्स, सेकंड ऑप्शन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या थर्ड ऑप्शन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, फोर्थ ऑप्शन है बॉडी कवरिंग का कार्य करती है। तो सीटी याद रखना, केंचुए हमेशा सीटी से ही चलने का कार्य करता है। तो सीटी कैसी होती है, तो सीटी कैसी होगी, लोकोमोटिव ऑर्गन्स होती है। कभी कभी कहते हैं कि देखो केंचुआ सीटी मार मार के चलता जाता है, सीटी बजा करके चलता रहता है। क्लियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ द अर्थवर्म। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा इसका, चाउडर चाउडर्ड चाउर 1960 ने एक प्रक्रिया को ऐसे परिभाषित किया कि द्रुत शीतन उपाय द्वारा पुष्प की क्षमता का अर्जन या त्वरण प्रक्रिया का नाम बताइए। क्लाउड होगा ये, डिफाइंड एंड प्रोसीडर ए एक्विजिशन एक्सेलरेशन ऑफ एबिलिटी ऑफ फ्लावर बाय ए चिलिंग एंड ट्रीटमेंट। याद रखना, चिलिंग इफेक्ट पूछा है इसमें, मतलब कम टेम्परेचर पर उनका उपचार करना। कम टेम्परेचर पर पुष्प का उपचार करना क्या कहलाता है, बर्नेलाइजेशन कहलाता है, बसंतीकरण कहलाती है। और इस क्रिया की खोज किसने की थी, लिसेंको ने की थी। बर्नेलाइजेशन की खोज किसने की थी, लिसेंको ने। इस क्रिया में हेल्प कौन करेगा, फाइटोक्रोम पिगमेंट होता है वो हेल्प करता है।
करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज करेक्ट होगा। बाकी की दीप्तकाल परेशान ये सब नहीं होगा, ठीक है। एब्सिशन भी नहीं होगा, फोटो पीरियडिज्म भी नहीं होता है। तो बर्नलाइजेशन की खोज किसने की, लिसेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक कीट नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल इंसेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन ग्रास ऊपर, सेकंड ऑप्शन दीमक, थर्ड ऑप्शन चींटियाँ, फोर्थ ऑप्शन है मधुमक्खी। याद रखना, दीमक को हम वाइट आंटी बोलते हैं, सफ़ेद चींटियाँ कहते हैं इसको हम, फिर आंटी चींटियाँ, फिर मधुमक्खी, ये सभी सामाजिक होती हैं। जबकि जो ग्रास ऊपर होता है जिसे हम बोलते हैं टिड्ढा, टिड्ढा कोई सामाजिक कीट नहीं है। याद रखना, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, मतलब सामाजिक कीट कौन सा नहीं होता, टिड्ढा नहीं होता है। याद रखना, जैसे कि सामाजिक रीति रिवाज जैसे नहीं पाए जाते हैं। बाकी की तुमने ध्यान दिया होगा, हनी भी तुमने पढ़ा होगा। तो हनी भी में क्या होगा, सभी के कार्य डिवाइड रहते हैं, ठीक है। एक हम कह सकते हैं कंबाइंड फैमिली होती है, जिसमें रानी होगी, ड्रोन होते हैं, वर्कर्स होते हैं। इसी प्रकार से चींटियों में भी रहती हैं, ठीक है। तो सोशल कौन नहीं होगा, ग्रास ऊपर सोशल नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैव उर्वरकों में पशु अपशिष्ट, पीट, खाद, गारा और ग्वाने, चूर्ण और पिसा कूटा सेल को पल्वेराइड मछली आदि सम्मिलित करते हैं। इस स्रोत को पहचानिए जिसमें जैविक उर्वरक प्राप्त किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अमोनिया विनिर्माण संयंत्र, सेकंड ऑप्शन सार्वजनिक आतंक, थर्ड ऑप्शन पेट्रोलियम एप उद्योग, फोर्थ ऑप्शन ओस्टवाल प्रोसेस। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, म्युनिसिपल स्लूज कॉरपोरेशन। सार्वजनिक आपंक होते हैं, ध्यान रखना। करेक्ट आंसर क्या होगा, पी बॉम्बे इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तिलचट्टे में मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं। वाट आर मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स इन कॉकरोच। फर्स्ट ऑप्शन डाइजेस्टिव ग्लैंड, सेकंड ऑप्शन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, थर्ड ऑप्शन पाचक अंग, फोर्थ ऑप्शन है श्वसन अंग। तिलचट्टे में याद रखना, जो मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं वो एक्सक्रीशन का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं, एक्सक्रीशन का कार्य करती हैं, याद रखना। इन्हीं का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, ग्रीन ग्लैंड भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गेहूं में अर्धमोनी किस्म का विकास किसके द्वारा किया गया था। ए सेमी डॉर्फ वेराइटी इन व्हीट वाज डेवलप्ड बाय। फर्स्ट ऑप्शन नॉर्मन फ्रीमैन, सेकंड ऑप्शन नॉर्मन फोस्टर, थर्ड ऑप्शन नॉर्मन रीडस, फोर्थ ऑप्शन नॉर्मन बोरलॉग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है, गेहूं में अर्धमोनी किस्मों का विकास किसने किया था, नॉर्मन फ्रीडम ने किया था। किसने किया था, नॉर्मन फ्रीडम ने किया था। बाकी की नॉर्मल बोरलॉग को क्या कहा जाता है, हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। विश्व की हरित क्रांति के जनक कहा जाता है नॉर्मल बोरलॉग को, जबकि एम एस स्वामीनाथन को कहा था भारतीय हरित क्रांति के जनक, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको पहचान के लिए एक पादप सामग्री दी गई है। आपने निम्नलिखित विशेषताएं देखी हैं, जैसे छः या इससे अधिक जाइलम बंडल का पाया जाना, सेकंड साथ में बड़े और सुविकसित पित्त पाई जाना। इन विशेषताओं के आधार पर पहचान के लिए आपको दी गई सामग्री है, तो आपको पहचानना है ये किसकी सामग्री है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन मोनोकोट रूट, सेकंड ऑप्शन डाइकोट रूट, थर्ड ऑप्शन डाइकोट स्टेम, फोर्थ ऑप्शन मोनोकोट स्टेम। तो वो कह रहा है कि छः से अधिक जाइलम बंडल्स होते हैं, याद रखना वो मोनोकोट रूट में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और उसकी जो पिथ होती है, पिथ डेवलप होती है। याद रखना, डाइकोट की जो पिथ होगी वो ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, लेकिन मोनोकोट की पिथ ज़्यादा डेवलप होती है। साथ साथ में उसमें जो जाइलम वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनकी संख्या 6 से अधिक होती है, जिसे हम पॉली आर्च अवस्था बोलते हैं। कौन सी अवस्था बोलती हैं, पॉली आर्च कंडीशन। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, पॉली आर्च कंडीशन किस में पाई जाती है, तो मोनोकोट रूट में पाई जाती है। क्लियर। और डिफ्यूज पिथ किसकी मिलती है तुम्हें, मोनोकोट रूट की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंतु जगत में एक वास्तविक देह गुहा में पहली बार किस्म देखी गई थी। इन एनिमल किंगडम ए ट्रू सीलोम अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। जंतु जगत में एक वास्तविक सीलोम किस्म देखी गई थी। फर्स्ट ऑप्शन एनेलिडा, सेकंड ऑप्शन कॉर्डेटा, थर्ड ऑप्शन एकानोड्रोमेटा, फोर्थ ऑप्शन ऑर्थोपोडा। याद रखना, वास्तविक सीलोम का मतलब ये होता है कि पहली बात तो ट्रू सीलोम। तो ट्रू सीलोम क्या होती है, याद रखना, एक्टोडर्म
और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म से एक बनी हुई गुहा होती है जो खाली स्थान होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी बोलते हैं, देह गुहा बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। ठीक है। बाकी की जैसे मैं बात करूँगा प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस एसीलोमेटा होता है, इसमें कोई देह गुहा नहीं पाई जाती, लेकिन निमेटोडा में सीरोसीलोम आ जाती है। इसके आगे जो रहता है निमेटोडा का एनिलिडा में, यहाँ पर ट्रूसिलोम रहती है। बाकी के आगे के सभी सदस्यों में कैसी होगी? ट्रूसिलोम मिलती है, लेकिन यहाँ पर एनिलिडा में साइजोसीलोम पाई जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? एनिलिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, आज का हमारा बायो के इस क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।